नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही दिलचस्प और अहम सिद्धांत पर गहराई से बात करेंगे, मूल संरचना, या जिसे बुनियादी ढांचा भी कहते हैं। नमस्कार। हाँ, ये विषय थोड़ा जटिल लगता है पर है बहुत जरूरी। बिल्कुल। हमारे पास कुछ स्टडी मटेरियल है और हमारी कोशिश रहेगी कि इसे आसान शब्दों में समझें। कि ये मूल संरचना आखिर है क्या, कैसे आई और इसका महत्व क्या है। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल जो उठता है वो ये कि क्या हमारी संसद, पार्लियामेंट, संविधान का कोई भी हिस्सा बदल सकती है? मतलब कुछ भी। यहाँ तक कि मौलिक अधिकार भी, फंडामेंटल राइट्स। हाँ, यहीं से ये पूरी कहानी, मूल संरचना की कहानी शुरू होती है। शुरुआत हुई थी 1951 में शंकरी प्रसाद मामले से। अच्छा, उसमें क्या हुआ था? तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाँ, संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान का कोई भी हिस्सा बदल सकती है, मौलिक अधिकार भी। मतलब पूरी छूट थी एक तरह से। हाँ, उस वक्त तो ऐसा ही लगा। लेकिन फिर 1967 में आया गोलकनाथ मामला। गोलकनाथ, हाँ, सुना है इसके बारे में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही पुराना फैसला पलट दिया, एकदम यू टर्न। पलट दिया? कैसे? कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकार तो श्रेष्ठ है, अपरिवर्तनीय है, संसद उन्हें छीन या कम नहीं कर सकती। ओह, और उन्होंने कहा कि संविधान संशोधन भी अनुच्छेद 13 के तहत एक कानून है, और अनुच्छेद 13 कहता है कि ऐसा कोई कानून नहीं बन सकता जो मौलिक अधिकारों को कम करे। तो मतलब संविधान संशोधन से भी मौलिक अधिकार कम नहीं हो सकते, ये कहा कोर्ट ने। बिल्कुल। अब संसद और कोर्ट के बीच एक तरह का टकराव शुरू हो गया। जाहिर है संसद को ये बात पसंद नहीं आई होगी। बिल्कुल नहीं। तो जवाब में संसद 1971 में 24वां संविधान संशोधन अधिनियम लेकर आई। हाँ, इसमें क्या था? इसमें साफ साफ लिख दिया गया कि संसद को संविधान के किसी भी हिस्से में मौलिक अधिकारों समेत संशोधन करने की पूरी शक्ति है। और ये भी कि ऐसा संशोधन अनुच्छेद 13 के दायरे में कानून नहीं माना जाएगा। हाँ, ताकि गोलकनाथ वाले फैसले का असर खत्म हो जाए। लगा कि अब शायद संसद की शक्ति असीमित हो गई है। लेकिन कहानियां खत्म नहीं हुई है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पे एंट्री होती है सबसे ऐतिहासिक मामले की, 1973 का केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला। केशवानंद भारती, ये तो मील का पत्थर माना जाता है। हाँ जी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 24वें संशोधन को तो वैध मान लिया, कहा कि हाँ, संसद संशोधन कर सकती है। अच्छा, फिर लेकिन साथ ही एक नया सिद्धांत दिया, मूल संरचना का सिद्धांत। आखिरकार तो क्या कहा कोर्ट ने? कोर्ट ने कहा कि हाँ, संसद को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन की शक्ति है। हाँ। पर यह शक्ति असीमित नहीं है। हाँ। इसकी एक सीमा है। और वो सीमा है मूल संरचना। बिल्कुल। संसद संविधान की मूल संरचना या उसकी बुनियादी विशेषताओं को नहीं बदल सकती, उन्हें नष्ट नहीं कर सकती। तो फिर सवाल उठता है कि ये मूल संरचना है क्या? क्या इसकी कोई लिस्ट है संविधान में कि क्या मूल संरचना है और क्या नहीं? ये समय के साथ अलग अलग अदालती फैसलों से उभर कर सामने आया है। जैसे आप समझिए, संविधान एक इमारत है, ठीक है। तो संसद उस इमारत में कमरे बदल सकती है, दीवारें रंग सकती है, मतलब संशोधन कर सकती है, लेकिन वो इमारत की नींव, उसका जो बुनियादी ढांचा है, उसे नहीं गिरा सकती। अच्छा उदाहरण है। तो इस नींव में, इस बुनियादी ढांचे में क्या क्या आता है? देखिए, कई चीजें शामिल मानी गई हैं, जैसे संविधान की सर्वोच्चता, कि संविधान सबसे ऊपर है। हाँ, ये तो जरूरी है। भारत एक संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणराज्य है, ये चरित्र। संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, सेक्युलरिज्म। हाँ। फिर सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इनके बीच शक्तियों का बंटवारा, सेपरेशन ऑफ पावर्स। और खास तौर पर न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू। यानी कोर्ट की ये शक्ति कि वो संसद और सरकार के कामों को जांच सके कि वो संविधान के हिसाब से हैं या नहीं। बिल्कुल सही, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा संसदीय प्रणाली, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ, और एक कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट बनाने का लक्ष्य, ये सब भी मूल संरचना का हिस्सा माने गए हैं। ये लिस्ट तो काफी लंबी है, और जैसा आपने कहा, ये पत्थर की लकीर नहीं है। नहीं, ये विकसित होती रही है। हाँ, मैंने पढ़ा है कि बाद के मामलों ने इसे और साफ किया, जैसे इंदिरा नेहरू गांधी मामला 1975 का। हाँ, उसमें स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को मूल संरचना माना गया। और फिर मिनर्वा मिल्स मामला 1980 का। मिनर्वा मिल्स भी बहुत अहम था। उसमें कोर्ट ने न्यायिक समीक्षा और मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों के बीच संतुलन को
मूल संरचना माना। और ये भी कहा है कि संसद की संविधान बदलने की शक्ति सीमित है और यह सीमा खुद ही मूल संरचना का हिस्सा है। क्या बात है, बिल्कुल सही पकड़ा। मतलब संसद अपनी संशोधन शक्ति का इस्तेमाल करके खुद को असीमित शक्ति नहीं दे सकती। ये तो कमाल का संतुलन है। हाँ, और एसआर बोम्मई मामला भी था 1994 का, जिसमें धर्मनिरपेक्षता, संघवाद जैसे सिद्धांतों को फिर से रेखांकित किया गया। तो कुल मिलाके ये सिद्धांत करता क्या है, इसका निचोड़ क्या है? देखिए, ये सिद्धांत दरअसल न्यायपालिका ने संविधान की रक्षा के लिए विकसित किया है। ये एक संतुलन साधने वाला उपाय है। संतुलन किसके बीच? संसद की संविधान बदलने की शक्ति और संविधान के मूल सिद्धांतों को बनाए रखने की जरूरत के बीच। ये सुनिश्चित करता है कि कोई बहुमत वाली सरकार अपनी ताकत का इस्तेमाल करके संविधान की आत्मा को ही न बदल दे। एक तरह से संविधान का सेफ्टी वाल्व कह सकती हैं, एक सुरक्षा कवच। ये पक्का करता है कि भारत का जो मूल विचार है, एक लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य जहां कानून का शासन हो और नागरिकों के अधिकार सुरक्षित हो, वो हमेशा बना रहे। तो मतलब संविधान लचीला भी रहे, जरूरत के हिसाब से बदले भी, लेकिन उसकी नींव भी मजबूत रहे। बिल्कुल, लचीलापन और स्थिरता दोनों के बीच का संतुलन, ये भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता दिखाता है। ये तो सच में बहुत गहरी और महत्वपूर्ण बात है। तो अंत में एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए। हाँ, पूछिए। कि जैसे जैसे हमारा समाज बदल रहा है, नई चुनौतियां आ रही हैं, क्या लगता है भविष्य में इस मूल संरचना में और भी चीजें जुड़ सकती हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब शायद वक्त ही देगा। जैसे जैसे समाज विकसित होगा, नई जरूरतें आएंगी, हो सकता है कोर्ट को नई व्याख्याएं करनी पड़े। ये एक जीवित सिद्धांत है। इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। बहुत अच्छी चर्चा रही। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात हुई।